Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mr. Anjum and you are watching my legal channel The Legal Expert on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है CPC हम पढ़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं इंटरप्लीडर सूट के ऊपर। सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 में ये प्रोविज़न दी गई है इंटरप्लीडर सूट की। अमूमी तौर पे तो यही होता है कि एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है हर सूट में, बट इन द केस ऑफ इंटरप्लीडर सूट एक प्लेंटिफ होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ केस करता है, और जब वो केस कर लेता है उसके बाद ये जो डिफेंडेंट हैं वो आपस में फ़ाइट करते हैं किसी एक चीज़ के लिए। वो चीज़ कोई कर्ज़ हो सकता है, वो चीज़ कोई सम ऑफ मनी हो सकता है, और वो चीज़ कोई प्रॉपर्टी हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक बैंकर है, उसके बैंक में बी ने करोड़ों रुपए की अमाउंट जमा करवाई हुई है। अब होता ये है कि बी की हो जाती है डेथ। अब उसकी डेथ हो जाने के सूरत में बी की दो बीवियां निकल आती हैं, एक्स वाई, और उनके बच्चे आगे से सो ऑन। अब एक्स भी ए से क्लेम कर रहा है कि जो पैसा बी का जमा है वो मुझे दे दो, मैं उसकी बीवी हूँ। वाई भी ए से क्लेम कर रहा है कि जो भी पैसा बी का है वो मुझे दे दो, मैं उसकी बीवी हूँ। दोनों के पास प्रूफ भी हैं। अब ए जो है वो विलिंग भी है पैसा देने के लिए, बट वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा राइटफुल क्लेमेंट हो जो उन पैसों को क्लेम कर रहा है वो उसके हैंड ओवर करे। अब ऐसी सूरत में ए क्या करेगा? ए चला जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में जाके वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा। इंटरप्लीडर सूट जब फाइल होगा तो कोर्ट इन दो पार्टीज़ को कॉल करेगी और इन दोनों के दरमियान वो फैसला करेगी कि ये पैसे किसको देने हैं। इसे कहते हैं इंटरप्लीडर सूट, कि जब कोई एक प्रॉपर्टी, कोई सम ऑफ मनी या कोई डेट किसी ऐसे बंदे के हाथ में है और उसको क्लेम करने वाले हैं दो या दो से ज़्यादा बंदे, तो ऐसी सूरत में वो एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा ताकि जो उसके पास चीज़ है वो राइटफुल ओनर के पास पहुंच जाए। तो इसे कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्लीडर सूट। जो रेलिवेंट प्रोविज़न है इसकी वो है सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 ऑफ CPC 1908। अब हम सेक्शन 88 को पढ़ेंगे और उससे हम उसके एसेंशियल्स ड्रा करेंगे। सेक्शन 88 कहता है वे टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर। फर्स्ट जो इसका एसेंशियल बनेगा वो बनेगा कि वेयर टू और मोर पर्सन। अब वो टू और मोर पर्सन क्या कर रहे हैं? क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर। वो क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली टू वन अनदर, कि वो एक चीज़ को लेकर दोनों एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। अब वो चीज़ क्या है? वे टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट। वो है चीज़ कोई कर्जा, सम ऑफ मनी और अ प्रॉपर्टी।
वो जो चीज़ है द सेम डेट सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। अब वो इन तीनों में से कोई एक चीज़ क्लेम कर रहे हैं। डेट कैसी सूरत में होगा? फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ पैसे दिए। अब बी जो है वो चाहता है कि वो पैसे ए को वापस करे। इन द मीन वाइल जो सी है, सी बी से डिमांड करता है कि ए ने मुझसे पैसे लिए थे, लिहाजा उसने जो पैसे तुम्हें कर्ज दिए हैं वो मुझे वापस कर दो। मीन वाइल ए भी उसको क्लेम कर रहा है। अब ऐसी सूरत में क्या बन गया? ये जो डेट है उसके दो क्लेमेंट आ गए, ए और सी। अब बी के पास ये ऑप्शन है कि वो इंटरप्लेटर सूट फाइल करे और उसके बाद इन दोनों में से जो राइट ओनर है उसको वो पैसे डिलीवर कर दे। तो ये तो होगी डेट की एग्जांपल। सम ऑफ मनी की मैंने आपको एग्जांपल दी जो बैंकर वाली थी। और तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अगर तो इमूवेबल है उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए रह रहा है बी के घर में, ए टेनेंट है, बी लैंडलॉर्ड है। अब होता ये है कि बी हो जाता है फोर्थ और एक्स और वाई जो उसके बेटे हैं दोनों कहते हैं कि मुझे रेंट दो और ये भी कहता है कि मुझे रेंट दो। तो ऐसी सूरत में ए इंटरप्लेटर सूट फाइल करेगा और एक्स और वाई के दरमियान डिसीजन होगा कि किसको रेंट अब देना है। तो दो और दो से दो या दो से ज़्यादा बंदे क्लेम कर रहे हैं किसी भी डेट के बारे में, सम ऑफ मनी के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में। ये तो हो गए दो एसेंशियल्स। अब क्लेम कर किससे रहे हैं? फ्रॉम अनदर पर्सन, फ्रॉम अनदर पर्सन हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट। कौन है वो पर्सन? हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयरिन, जिसका उस डेट से, उस सम ऑफ मनी से और उस प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट देयरिन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट। अब जो बंदे से जिससे वो क्लेम कर रहे हैं उसका उस प्रॉपर्टी में, उस मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन चार्जेस के। सिर्फ वो उसका ये इंटरेस्ट है कि उसके जो अमाउंट लगी है उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को, उस मनी को प्रिजर्व करने में वो उसकी कास्ट उसको अदा कर दी जाए। एंड हु इज़ रेडी टू पे या डिलीवर, और वो जो बंदा है वो रेडी है कि वो पे या डिलीवर कर दे। अगर डेट और मनी है तो ऐसी सूरत में पे, और अगर प्रॉपर्टी है तो ऐसी सूरत में डिलीवर। अब दो या दो से ज़्यादा बंदे क्लेम कर रहे हैं डेट, मनी या प्रॉपर्टी ऐसे बंदे से जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में सिवाय अपने चार्जेस और कास्ट के, और वो बंदा विलिंग भी है वो मनी पे करने को और डिलीवर करने को। आगे वो क्या कहता है? आर डिलीवर इट टू अ राइटफुल क्लेमेंट, और वो चाहता है कि वो इसको राइटफुल क्लेमेंट को दे। अब ऐसी सूरत में वो पर्सन क्या करेगा? जब दो या दो से ज़्यादा बंदे उससे डिमांड कर रहे हैं और वो विलिंग भी है पे भी करने को, डिलीवर भी करने को, तो ऐसी सूरत में वो पर्सन क्या करेगा? सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट ऑफ सूट ऑफ इंटरप्लीडर। अब वो क्या करेगा? सच पर्सन क्या करेगा? सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट करेगा सूट
कौन सा सूट करेगा? जो हम पढ़ रहे हैं इंटरप्लीडर सूट। वो एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा केस कोर्ट में, और कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जो दो या दो से ज़्यादा बंदे जो क्लेम करने वाले हैं, इनमें से राइटफुल क्लेमेंट कौन सा है। मे इंस्टीट्यूट सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made। अब वो जो बंदा होगा वो करेगा किसके खिलाफ? अगेंस्ट ऑल क्लेमेंट्स, के जितने भी बंदे क्लेम करने वाले हैं, दो या दो से ज़्यादा, उन सब के ख़िलाफ़ वो क्या करेगा? सूट फाइल करेगा इंटरप्लीडर का। और जिनको वो जब सूट फाइल करेगा और कोर्ट डिसाइड कर देगी, फिर वो उस राइट क्लेमेंट को पे या डिलीवर वो चीज़ कर देगा। अब साथ में उसकी एक प्रोविज़ो भी देता है कि अगर वो जो क्लेमेंट हैं वो आपस में उनका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी सूरत में ये जो बंदा है, ये जो जिसके पास वो चीज़ है, वो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता जब तक कि उस केस का फ़ैसला ना हो जाए। तो इसका जो केस करने का माइंड होगा तब तक वो नहीं बन सकता। ये बार है सेकंड सूट के ऊपर, जिस तरह हमने रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा पढ़े थे कि जब तक वो केस चल रहा है तब तक ये रेस सब जुडिस रहेगा, और जब उस केस का फ़ैसला हो जाएगा देन इट बिकम्स रेस जुडिकाटा अगेंस्ट, तो फिर वो फैसला जो कोर्ट करेगी वही मंजूर किया जाएगा। तो ये तो थे एसेंशियल्स इंटरप्लीडर सूट के इंटरप्लीडर सूट तब होगा जब दो या दो से ज़्यादा क्लेमेंट्स होंगे किसी भी डेट के बारे में, किसी भी सम ऑफ मनी के बारे में, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, और वो इन चीज़ों को उस बंदे से डिमांड कर रहे होंगे जिसकी पोजेशन में वो है, और उस बंदे का उस प्रॉपर्टी में, उस मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड वो बंदा जो है वो इसको डिलीवर या पे करने के लिए रेडी है, विलिंग है। ऐसी सूरत में जब ढेर सारे क्लेमेंट उसके पास आ जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो मे फाइल इंटरप्लीडर सूट, कि वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा ताकि राइटफुल क्लेमेंट को वो पे भी कर सके और या डिलीवर कर सके। तो ये तो ऑल अबाउट हो गया इंटरप्लीडर सूट के बारे में। इसमें वो जो चार्जेस की बात आई कि जो चार्जेस जो प्लेंटिफ है कौन कौन से ऐसे चार्जेस हो सकते हैं जो प्लेंटिफ ने लेने होते हैं। इनमें आ सकता है कॉस्ट ऑफ सूट, ये मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैनी अदर थिंग्स भी हो सकती हैं उसमें चार्जेस में। कॉस्ट ऑफ सूट हो सकती है, फ्रीट हो सकती है। फ्रीट कहते हैं कि जो ट्रक्स के ज़रिए गुड्स की ट्रांसपोर्ट की जाती है उसे फ्रीट कहते हैं। इट मे बी अ वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस कहते हैं कि जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब जितना देर वो चीज़ों को स्टोर रखेगा उतनी देर, मतलब जितना देर फैसला नहीं हो सकता, उसकी जो कास्ट है वो उसको मिलेगी जिसने ये सूट इंटरप्रेटर का फाइल किया है। इट मे बी डॉक रेंट, डॉक रेंट कहते हैं जहाँ पे कश्तियाँ आके कश्तियों की मूरिंग होती है या शिप्स की मूरिंग होती है, वहाँ पे डॉक यार्ड होता है। वो कश्ती अगर अंडर डिस्प्यूट है तो उसका भी किराया जब तक वो डॉक यार्ड में खड़ी रहेगी वो भी वो ले सकता है। और एनी अदर चार्जेस, इट माइट बी एनी अदर चार्जेस। तो उस डेट को, उस मनी को, उस प्रॉपर्टी को रिज़र्व करने में, प्रिज़र्व करने में उसको जितना भी उसके चार्जेस या कॉस्ट लगेंगी वो सारे के सारे वो क्लेम
कर सकता है इंटरप्लेडर सूट में। आर्डर 35 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें वो करता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास जो एजेंट्स हैं और जो टेनेंट्स हैं, एजेंट्स किसके होते हैं? प्रिंसिपल के, और टेनेंट्स होते हैं लैंडलॉर्ड के। अब वो कहता है कि जो एजेंट और टेनेंट्स हैं वो अपने प्रिंसिपल या लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़ मतलब उनको कंपेल नहीं कर सकते इंटरप्लेडर सूट के लिए जब तक कि कोई दूसरा क्लेमेंट एडवर्सली उसको क्लेम ना करे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बी जो है वो ए का एजेंट है। अब ए ने क्या किया, कुछ डायमंड्स बी के पास रखवा दिए। अब हुआ ये कि सी ने बी से क्लेम किया कि जो डायमंड ए ने आपके पास रखवाए हैं वो ए ने मेरे से फ्रॉडुलेंटली लिए हैं, लिहाजा वो मुझे वापस कर दो। अब बी को सिर्फ क्या कौन डिमांड कर रहा है? सी। उसको ए की तरफ से कोई डिमांड मौसूल नहीं हुई, यानी कि ए क्लेमेंट नहीं है। अब ऐसी सूरत में जो बी है वो इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में ए जो है वो सी जो है सॉरी वो डायरेक्टली ए को सू करेगा कोर्ट में। तो अगर इसकी इन्वर्स मैं आपको एग्जांपल दूं कि ए ने बी के पास डायमंड रखवाए और साथ ही साथ ए ने सी को ख़त लिखा कि मैंने जो आपकी रकम देनी थी वो मैं नहीं दे सकता, लिहाजा आप जो है बी से वो डायमंड ले लें। अब सी भी बी के पास पहुंच गया कि मुझे डायमंड दे दो, और ए ने भी बी से मुतालबा कर दिया कि ये डायमंड सी को नहीं देने, ये मुझे देने हैं। तो ऐसी सूरत में बी क्या करेगा? बी इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है क्योंकि उसके पास दो क्लेमेंट आ गए जो कि एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि इंटरप्लेडर सूट के बारे में था। आज हमने पढ़ा कि ये होता क्या है और ये इंटरप्लेडर सूट कब फाइल किया जाता है और इसके बाद मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।